देहरादून फैम आउट बार क्लब। देहरादून का फेमस बार क्लब। यहाँ पर ऐसा कोई काम नहीं था जो नहीं होता था। स्मगलिंग, ड्रग्स डीलिंग और भी ऐसे बहुत से इलीगल काम होते थे। बाहर से देखने में ये बार नॉर्मल लगता था। लोग यहाँ पर आकर चिल आउट करते थे, मस्ती करते थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइम स्पेंड करते थे, लोग ड्रिंक करते थे। बट इसकी सच्चाई कुछ और ही थी। यहाँ पर इलीगल काम इतनी सफाई से किए जाते थे कि किसी को कानो कान खबर नहीं होती थी। ये बार क्लब इतना बड़ा था कि यहाँ पर स्पेशल गेस्ट को वीआईपी रूम प्रोवाइड किया गया था। उस बार क्लब के छोटे से कॉरिडोर से होते हुए साइड में एक रूम था जिसके अंदर कुछ लड़कियां कपड़े चेंज कर रही थी। रात की शिफ्ट की कुछ यंग वेटर्स थी जिनके लिए वहां पर ड्रेस सेलेक्ट करके पहले से ही रखे जाते थे और उन पर ऑलरेडी उनके नाम की स्लिप लगा दी जाती थी। लड़कियां आपस में हंसते हुए ड्रेस पहन रही थी। उनके लिए जो ड्रेस रखी गई थी वह रिवीलिंग थी, जिसमें उनकी बॉडी का सिर्फ कुछ हिस्सा ढाका था और बाकी सब कुछ रिवीलिंग था। यहाँ के रूल्स कुछ अनाइंग थे, लेकिन कोई भी वेटर या बार डांसर मना नहीं करती थी क्योंकि सैलरी अच्छी थी। कुछ मजबूरी के कारण यहाँ काम करती थी, तो कुछ फैशन के लिए और कुछ को यहाँ पर काम करना पसंद था। उनमें से एक कम उम्र की लड़की जिसकी उम्र 19 साल की थी। वह दिखने में बेहद खूबसूरत, मासूम, जैसे वह इस घिनौनी भयानक दुनिया के बारे में नहीं जानती हो। वह आज पहली बार दुनिया का ये दूसरा रूप देख रही थी। उसकी मासूम सी आंखें सबको देखकर घबरा रही थी। उसके नाम की स्लिप जो ड्रेस पर पेस्ट थी, वह ड्रेस इतनी छोटी थी कि सिर्फ उस लड़की की चेस्ट और उसकी लोअर बॉडी का कुछ हिस्सा ही कवर हो सकता था। उसने आज से पहले कभी भी ऐसे कपड़े नहीं देखे थे। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस लड़की की आंखों में आंसू देखकर उसके साथ की लड़की ने कहा, अभी तुम न्यू हो ना, इसलिए तुम्हें ये सब कुछ अजीब लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर काम करते हुए तुम्हें इन सब चीजों की आदत हो जाएगी। तुम्हें इस माहौल में खुद को डालना ही होगा। यहाँ पर हर कोई अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए आता है। तुम भी यहाँ पर पैसों के लिए हो। उस मासूम सी 19 साल की लड़की ने अपना सिर घुमाकर उस लड़की की तरफ देखा जो उसे यह नसीहत देखते हुए आईलाइनर लगा रही थी। मिरर में देखकर उसने भी कुछ ऐसे ही कपड़े पहने हुए थे जो दिखने में भद्दे लग रहे थे, लेकिन कई आंखों को ये कपड़े सुकून देने वाले थे। वह 19 साल की लड़की कुछ भी नहीं बोल रही थी। मजबूरन उसे वह कपड़े सबके सामने ही चेंज करने थे। उसने जल्दी जल्दी वह कपड़े पहने, लेकिन शर्म से वह इतनी लाल पड़ गई थी कि नजर तक उसकी नहीं उठ रही थी। उसका अभी दिल कर रहा था कि यहाँ से दूर भाग जाए, पर नाइट शिफ्ट शुरू हो चुकी थी और अब उन्हें बाहर जाना था लोगों को ड्रिंक सर्व करने के लिए। उसके साथ की कुछ और भी लड़कियां थी जो उसे खींचकर ले जाते हुए बोली, हमें मैनेजर का नोटिस आया है, गेस्ट आ चुके हैं और हमें उन्हें ड्रिंक सर्व करने जाना है। अगर हम लेट हो गए तो मैनेजर हमारी सैलरी कट कर लेगा। ये सुनकर वह 19 साल की लड़की घबरा जाती है। वह अपने कांपते हुए पैरों को आगे बढ़ा रही थी। आज उसकी मासूमियत उससे जुदा होने वाली थी। इस कम उम्र में ही वह ऐसा कुछ देख रही थी जो शायद कोई भी लड़की नहीं देखना चाहती। उसके हाथ में एक ट्रे थमा दी जाती है। उसके नाजुक से हाथों ने उसे ट्रे को पकड़ा और वहां मौजूद आदमियों को देखकर वह सहमी हुई सी अपनी नाजुक सी पलकों को झुकाते हुए उसने अपने कदम उनकी तरफ बढ़ा दिए। एक एक टेबल पर वह ड्रिंक की बोतल ध्यान से रख रही थी। बीच में एक आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे वह लड़की इतना ज्यादा घबरा गई कि उसके हाथ से ड्रिंक छूटने ही वाली थी और उसे आदमी ने उस 19 साल की लड़की को खींचकर अपनी लैप पर बैठा लिया और फिर बोला, लगता है यहाँ पर न्यू हो तुम, आज ज्वाइन किया है क्या? उसे आदमी का लहजा बदतमीजी वाला था। वह जानबूझकर उस 19 साल की लड़की के बदन को छू रहा था। उसकी नीयत का अंदाजा उसकी आंखों और उसकी हरकतों से साफ पता चल रहा था। वह 19 साल की लड़की जल्दी से खड़ी हो गई और वहां से भाग गई। ये देखकर वह आदमी हंसने लगा। वहां पर मौजूद हर आदमी लड़कियों को देखते हुए अपनी चेस्ट को सहलाता तो कभी उन्हें आंखों से इशारा करता। लड़कियां भी पैसों के लिए उन्हें सेड्यूस कर रही थी। वह प्रोफेशनल थी और यहाँ का माहौल शायद उन्हें काफी अरसा हो गया था यहाँ काम करते हुए। एक लड़की अपनी कैट वॉक के साथ ड्रिंक की बोतल को उस बदतमीज आदमी के पास लेकर आई और उसे देते हुए अपनी सेक्सुअल आवाज में बोली, सर उम्मीद है कि आपको मजा आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी तकलीफ हो रही है तो आप मुझे बताएं। उस मासूम नन्ही की जान को छोड़ दे। आज उसका पहला दिन है और धीरे धीरे एक दिन वह भी आपकी गोद में आकर खुद बैठ जाएगी। हम उसे ट्रेन कर रहे हैं। वह बदतमीज आदमी उस लड़की को देखते हुए उसकी स्किन पर उसके हाथ से वाइन की बोतल लेते हुए अपने होंठ रखकर वहां पर किस करने लगता है। वही वो 19 साल की लड़की एक कोने में खड़ी होकर अपने मुंह को जोर से दबाकर फूट फूट कर रो रही थी। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। जिस तरीके से वह आदमी उसे देख रहा था, उसे छू रहा था, उस लड़की को खुद से घिन होने लगी थी। वहां मौजूद हर एक आदमी अपनी आंखों से उसका रेप कर रहा था। मम्मा मम्मा, सिसकते हुए वह रोने लगी। तभी किसी ने एकदम से उसके बाल पकड़ लिए और गुस्से से खींचकर थप्पड़ उस लड़की के गाल पर मारते हुए बोला, तुम यहाँ पर बैठकर रो रही हो,
अगर आज चंपाकली ने वक्त रहते उस कस्म के गुस्से को शांत नहीं किया होता तो तुम्हारी वजह से हमें कितना बड़ा नुकसान हो जाता। वो हमारा एक रेगुलर कस्म है। अगर उसे गुस्सा आ गया होता तो उसके गुस्से को हम कंट्रोल नहीं कर पाते। तुम्हारी वजह से हमें आज क्या क्या नहीं टॉलरेट करना पड़ता। थैंक गॉड चंपाकली ने सही वक्त पर उस आदमी को हैंडल कर लिया। वही वो 19 साल की लड़की के गालों पर 5 उंगलियां छप गई थी और उसके आंसुओं से उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह यहाँ का मैनेजर था। मैनेजर को देखते हुए उस 19 साल की लड़की ने सर नीचे करके रोते हुए कहा, सर वह मुझे टच कर रहा था, मैं तो यहाँ पर वेटर हूँ, मेरा काम सिर्फ ड्रिंक सर्व करना है। इस पर उस मैनेजर ने गुस्से से उस लड़की को डांटते हुए बोला, तुम्हें किसने कहा? कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स में सारी कंडीशंस लिखी हुई है, हमारा काम है कस्टमर को खुश करना। अगर तुम उस कस्टमर को खुश करती तो तुम्हें एक्स्ट्रा बोनस मिलता है। हो सकता है कि वह आदमी तुम्हें कुछ ऐसा दे देता जिससे तुम्हें पैसों में हेल्प हो जाती। ऐसे क्लाइंट्स को अपने हाथ से कभी जाने मत दो, हो सके तो उन्हें अपने जाल में फंसा लो। उस मैनेजर की यह बातें सुनकर उस 19 साल की लड़की का दिमाग ब्लैक हो गया था कि वह यहाँ पर सिर्फ वेटर का काम करने आई थी, लेकिन यहाँ पर उसे यह क्या ही देखने को मिल रहा है। उस 19 साल की लड़की ने मैनेजर को देखते हुए बोला, लेकिन मुझसे ये सब नहीं होगा। उसे मैनेजर ने गुस्से से लड़की के बालों को पकड़ते हुए एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, अगर तुम ये सब कुछ नहीं कर सकती तो यहाँ से दफा हो जाओ, तुम्हें कोई पैसा और बोनस नहीं मिलेगा। वो 19 साल की लड़की घबराते हुए अपने कदम पीछे ले लेती है, क्योंकि वह यहाँ पर खुद भी काम नहीं करना चाहती थी। वह अभी अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा रही थी कि पीछे से उस मैनेजर की आवाज सुनाई दी, मैंने सुना है कि तुम्हारा भाई हॉस्पिटल में एडमिट है, तुम्हें अर्जेंटली उसके ऑपरेशन के लिए 15 लाख रुपए चाहिए। ये सुनकर उस लड़की के कदम ठहर गए और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह इतनी मजबूर हो गई थी कि अब ना तो उसके कदम आगे बढ़ रहे थे, न ही वह इस दलदल में आना चाहती थी। उस मैनेजर के होठों पर जहरीली मुस्कान आ गई। उसने उस लड़की की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, 15 लाख रुपए तुम्हें कोई भी नहीं देगा, तुम्हें उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तुम सही जगह पर आई हो अगर तुम्हें अर्जेंटली पैसे चाहिए, लेकिन उसके लिए तुम्हें वह सब कुछ करना पड़ेगा जो मैं तुमसे कहता हूँ। हमें तुम्हारी जैसी यंग लड़कियों की जरूरत है, क्योंकि तुमसे कस्म हैप्पी रहते हैं। फना, तुम्हें पैसे चाहिए ना अपने भाई के ऑपरेशन के लिए? उस 19 साल की लड़की का नाम फना था। फना अपना सर झुकाकर खड़ी हुई थी और मैनेजर के शब्दों को सुनकर उसका दिल तार तार हो गया था। गले से आवाज नहीं निकल रही थी, इसलिए उसने सिर्फ अपना सिर हाँ में हिला दिया। उसे मैनेजर ने फना के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, वेरी गुड फना, गुड गर्ल की तरह अपना काम करो और ट्रस्ट में तुम्हारे भाई के ऑपरेशन के लिए तुम्हें पैसे जल्दी मिल जाएंगे। फना ने अपने कंधे पर उस मैनेजर का हाथ देखा। मजबूर फना अब और कर ही क्या सकती थी, इसलिए वह अपने कदम वापस उस दलदल की तरफ बढ़ाने लगती है। वही मैनेजर उसे जाते हुए देखकर खतरनाक तरीके से हंसने लगता है। फना के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी। वह लोगों से बात करना नहीं जानती थी, उसे दुनियादारी की कोई खबर नहीं थी। उसे कोई कुछ भी बोल देता था, वह कर लेती थी। इतनी छोटी सी उम्र में उसने बहुत कुछ देख लिया था। लोगों के घिनौने चेहरे भी उसकी आंखों के सामने आने लगे थे। जब अपने ही धोखा दे दे तो हम दूसरों से क्या उम्मीद कर सकते हैं। फना हिम्मत करके ड्रिंक की ट्रे उठाती है और उसके बाद वह एक एक कर सबके टेबल की तरफ जा रही थी। उस बदतमीज आदमी ने एक बार फिर से फना की तरह अपनी सरसरी निगाहें दौड़ाई। फना फिर से घबरा गई और उसने उस आदमी को अवॉइड किया। वहां पर मौजूद हर किसी की नजरें फना पर थी, क्योंकि फना वहां पर न्यू लड़की थी और वह इतनी खूबसूरत थी कि सभी की नजर एक एक करके उस पर जा रही थी। उनकी आंखों में वह हवस का सिलसिला फना के पल पल के साथ बढ़ता जा रहा था। तभी फना के पास एक लेडी आई और उसने फना के कान में आकर कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर फना के चेहरे का रंग उड़ गया। फना उस लेडी की तरफ देखते हुए अपनी धीमी सी आवाज में बोली, देखिए मैं कैसे करूंगी, आज मेरा फर्स्ट डे है। उस लड़की ने फना को देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारे लिए यह बेटर अपॉर्चुनिटी है और तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हारे हुस्न पर कोई भी फिदा हो सकता है। फना को किसी को ना करना नहीं आता था, कॉन्फिडेंस नहीं था उसके अंदर, इतनी मासूम थी कि वह उस लड़की की बातों में आ जाती है। फिर वह अपने कदम एक रूम की तरफ बढ़ाने लगती है। उसने अपने हाथ में उस रूम नंबर को देखा, रूम नंबर 6 था। फना उस कमरे में जाने से पहले कुछ करना चाहती थी, इसलिए उसने डरते हुए उस रूम की तरफ देखा। वहां से उसे इतनी ठंडी वाइब आ रही थी कि उसके पैर आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। फना ने अपनी शॉर्ट स्कर्ट के बीच में एक कॉइन छुपा कर रखा था। उसे वह अपने हाथ में रखती है और उसके बाद उसे टॉस करती है और आंखें बंद करके वह अपने मन में बड़बड़ाते हुए बोली, प्लीज आप मुझे गाइड करें कि मुझे अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर हेड आया तो मैं अंदर जाऊंगी और अगर टेल आया तो मैं वापस लौट जाऊंगी। उस कॉइन को छूने के बाद फना अपना सारा फैसला उस कॉइन पर छोड़ देती है और जब उसने उस कॉइन को अपने हाथों में टॉस किया और आंखें खोलकर देखा तो हैरान हो गई थी।
फना ने वापस से उस कॉइन को अपनी पॉकेट में रखा और फिर ट्रे को लेकर फना ने धीरे से उस रूम के डोर को ओपन किया। अंदर सन्नाटा था, शायद अंदर मीटिंग चल रही थी। वहां पर मौजूद लोग इतने लंबे लंबे और बड़े बड़े थे कि फना डर गई थी। 6 फुट से भी लंबे आदमियों को एक साथ देखकर फना की सांस थम गई थी। सबने बिजनेस सूट पहन रखा था। वहां पर कोई प्राइवेट मीटिंग हो रही थी। फना ड्रिंक की बोतल लेकर अंदर गई और उसने वो ड्रिंक की बोतल टेबल पर जैसे ही रखनी चाहिए, उसकी नजर एक आदमी पर गई जिसकी हाइट 6 फुट 2 या 3 इंच के करीब होगी। उसने ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहन रखा था। उसकी आंखों पर शेड्स थे। उसके राइट हैंड में ब्रांडेड वॉच थी। उस आदमी की वाइब कुछ ऐसी थी कि उसके सामने मानो सभी झुके हुए थे। उसे आदमी ने एक नजर फना की तरफ देखा। फना घबरा गई और उसके हाथ से वह ड्रिंक की बोतल छूटकर टेबल पर गिर गई और टेबल पर जो कॉन्ट्रैक्ट के पेपर रखे हुए थे वह खराब हो गए। फना का दिल धक से रह गया। उसी वक्त वह 6 फुट 3 इंच का आदमी खड़ा हुआ और उसने गुस्से से फना के बाल पकड़ लिए और जोर से उसका सिर्फ टेबल पर दे मारा। फना की चीख निकल गई और उस आदमी के हाथ यही नहीं रुके। सभी उस आदमी का गुस्सा देखकर डर गए थे, क्योंकि यहाँ पर मौजूद कोई भी नहीं था जो उसके सामने बोल सके। वह इम्पोर्टेंट पेपर्स थे और आज ही डील फाइनल करनी थी, जो इस लड़की की वजह से खराब हो चुकी थी। वह आदमी गुस्से से उस लड़की के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए रूम से बाहर ले गया। फना जोर जोर से चिल्लाकर हेल्प के लिए चीख रही थी, लेकिन फना की उस दर्द भरी चीख को वहां मौजूद हर एक शख्स ने अनसुना कर दिया था। सभी के माथे पर पसीने की बूंदें थी कि इस लड़की ने बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। उस लड़की की चीखें पूरे बार क्लब में गूंज रही थी, लेकिन कोई भी जैसे मानो सुन ही नहीं रहा था। वो लड़की गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज सर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। लेकिन फना के एक भी शब्द का असर नहीं हो रहा था उसे आदमी पर। वह आदमी उसे घसीटते हुए बार क्लब से बाहर ले गया। बार के मैनेजर के भी माथे पर पसीना आ गया था और वह भी फना को बचाने के लिए आगे नहीं आया, क्योंकि इस आदमी से पंगा लेना उनके बस की बात नहीं थी। उस 6 फुट 3 इंच के आदमी ने फना को कार के अंदर फेंक दिया। फना कार से बाहर निकलने के लिए तड़प रही थी। उस आदमी ने खींचकर फना के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। फना का सिर घूम गया और होठों के कोने से खून बहने लगा। फना दोबारा उस लेदर सीट से उठकर कार की विंडो पर जोर जोर से हाथ मारकर हेल्प के लिए चिल्लाने लगी। कार लॉक हो चुकी थी। उस आदमी ने गुस्से से फना के बाल पकड़े और उसका ग्लास विंडो से लगाकर प्रेस करने लगा। वह कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन उसका गुस्सा इतना भयानक था कि आज जीते जी फना को यमराज नजर आ रहे थे। उस शख्स ने फना को कार की विंडो के अगेंस्ट प्रेस कर रखा था। फना हिल डुल नहीं पा रही थी। उसका गाल बिल्कुल ही उस विंडो से चिपक गया था। फना की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। कुछ 10 मिनट बाद ही कार रुक गई और उस आदमी ने फना के बाल पकड़े और उसे कार से जबरदस्ती बाहर निकाला। फना उसके पैरों को पकड़ते हुए बोली, सर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं कभी आपको दोबारा नजर नहीं आऊंगी। लेकिन वह आदमी फना की एक भी नहीं सुनता। वह फना को घसीटते हुए होटल रूम के अंदर ले गया और उसने फना को रूम के अंदर फेंक दिया। फना धम्मस से जमीन पर गिर गई। उस आदमी ने गुस्से से डोर बंद कर दिया। फना पीछे की तरफ खिसकते हुए गिड़गिड़ाने लगी, मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, नो प्लीज नो। उसे आदमी ने फना को देखा और गुस्से से उसने अपनी पैंट से बेल्ट निकाली और उसके बाद उस कमरे में सिर्फ फना की चीखें सुनाई दे रही थी। फना अधमरी सी हो गई। उस आदमी ने फना को उठाकर गुस्से से बेड पर पटक दिया। वह अभी भी खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। अपने नाजुक से शरीर को सिकुड़ते हुए वो छटपटा रही थी। तभी उस आदमी ने उसके कपड़ों को उसके बदन से अलग कर दिया और बैग के नीचे फेंक दिया। उसने फना के हाथों को बैग से बांध दिया। वह अब कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वह बस अपनी गर्दन में हिलाते हुए रोए जा रही थी। उस आदमी ने जैसे ही अपने शर्ट के बटन खोलने स्टार्ट किए, फना को ऐसा लगा जैसे आज वह कहीं की नहीं रह जाएगी। वह खुद की इज्जत को बचाने के लिए उस आदमी से भीख मांग रही थी, लेकिन वह 6 फुट 3 इंच का आदमी 19 साल की फना पर रहम नहीं खाता। उसने फना के पैरों पर अपनी पकड़ इतनी टाइट कर रखी थी कि फना हिल डुल भी नहीं पा रही थी। उसने फना के मुंह को दूसरी तरफ कर दिया। उस आदमी ने फना के थाइस पर ग्रिप टाइट कर दी थी। फना उस आदमी के कंट्रोल में आ गई थी। माइंड ब्लैक हो चुका था, शरीर सुन्न पड़ गया था और उस 6 फुट के आदमी के सामने वह छोटी सी कुछ भी नहीं कर पा रही थी। उस आदमी ने फना को अपने और करीब किया और उसके ऊपर झुकते हुए उसके आगोश में समा गया। फना की दर्दनाक चीख पूरे कमरे में गूंजने लगी। उसके बाद ये सिलसिला सारी रात नहीं रुका था। उस कमरे में सिर्फ फना के जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी। दर्द से कराहने की आवाज आ रही थी। कुछ देर के बाद फना बेजान सी हो गई थी और उसकी आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे। फना ने आज नरक देख लिया था। फना के शरीर पर इतने निशान थे कि कोई भी उन्हें देखकर अपनी आंखों से आंसू बहने से नहीं रोक सकता था।
19 साल की फना समर्पित हो गई थी। आज उसने अपनी इज्जत के साथ साथ सब कुछ खो दिया था। उस आदमी ने फना का चेहरा दोबारा नहीं देखा था। वह उसके साथ अपनी हैवानियत पर उतर आया था। उसकी हरकतों से साफ पता चल रहा था कि उसके सीने में दिल नहीं है। उसे फर्क नहीं पड़ रहा कि फना पर क्या बीत रही है। प्लीज छोड़ दो, इट्स हर्टिंग। अगली सुबह उस होटल रूम के अंदर सन्नाटा था। फना ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसके पूरे बदन में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उसका शरीर काम ही नहीं कर रहा था। नाजुक सी फना ने अपने हाथों की तरफ देखा। उसे चक्कर आ रहे थे, लेकिन कल रात का वह दर्दनाक किस्सा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। फना जल्दी से उठकर बैठ गई। डर उस पर इतना हावी हो गया था कि वह उठकर यहाँ से भाग जाना चाहती थी। फना को फीवर आ गया था और उसे ब्लड भी दिखाई दे रहा था। सब कुछ हटाकर बैग की सफेद चादर को देखा, जो खून से रंगी हुई थी। फना के आंसू नहीं रुक रहे थे। फना ने डरते हुए अपनी नजर चारों तरफ घुमाई तो उसे वह 6 फुट 3 इंच का आदमी विंडो के पास खड़ा दिखाई दिया। वह सिगरेट की कश भर रहा था। इस वक्त वह शर्टलेस था। फना ने अपनी सांस रोक ली। उसे डर लग रहा था कि अगर उसने थोड़ी सी भी आवाज की तो यह आदमी वापस से उसके साथ वही सब कुछ करेगा। फना सिकुड़ गई। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि यहाँ से हिले। उसने अपने पेट पर हाथ रखा हुआ था, क्योंकि उसे इतना पेन हो रहा था कि उसकी पेन की वजह से जान निकल रही थी। फना ने हिम्मत करके अपने कदम बैग के नीचे रखे और बैग के नीचे पड़े अपने फटे हुए कपड़ों को देखा और उसके पास में ही बैग पड़ी हुई थी, जिसे देखकर एक पल के लिए फना की आंखों में वापस से आंसू आ गए। उसने बैग के नीचे पड़े अपने उन कपड़ों को उठाकर वह बिना किसी आवाज के पहनने लगी। तभी जो शख्स विंडो के पास खड़ा था, उसने अपना सर घुमाकर फना की तरफ देखा। फना के कपड़े फटे हुए थे। वह शख्स फना की तरफ आया और उसने अपनी पैंट की पॉकेट से 2 नोटों की गड्डी निकाली और फना का हाथ पकड़ते हुए उसके हाथ में थमा दी। उसने फना का हाथ लगभग मोड़ दिया था। फना ने अपनी सांस रोक ली थी। ये है तुम्हारी कीमत, अब यहाँ से अपना यह मनहूस चेहरा लेकर दफा हो जाओ। तुम जैसी बाजरू औरत मुझे यहाँ नहीं चाहिए। तुम्हें देखकर मुझे उल्टी आ रही है। फना ने जब उस शख्स के मुंह से यह जहरीले शब्द सुने तो मानो जैसे किसी ने उसकी आत्मा को छलनी कर दिया हो। फना उस शख्स से कुछ भी नहीं बोली और अब अपने धीरे धीरे कदम दरवाजे की तरह बढ़ा रही थी। उस शख्स ने फना को दोबारा नहीं देखा और विंडो के पास जाकर खड़ा हो गया। फना रूम का डोर ओपन कर अपने तपते बदन के साथ बाहर जा रही थी। कॉरिडोर में जाते वक्त उसे बहुत शर्म आ रही थी, क्योंकि उसके शरीर पर इतने निशान थे और उसने जो ड्रेस पहनी हुई थी वह भी फट चुकी थी। वही बाहर से होटल के अंदर कुछ लेडीज आ रही थी। उन्होंने फना की हालत देखी तो आपस में बातें करते हुए बोली, इन जैसी लड़कियां अपना जिस्म बेचती है, इनको देखकर घिन आती है। वो लड़कियां फना को देखकर अजीब सा मुंह बना रही थी। अब ऐसे कपड़े पहनकर बाहर निकलेगी तो जरूर ऊंच नीच तो होगी ही ना। ये खुद की हालत की खुद ही जिम्मेदार होती है। फना, जो उन औरतों के शब्द सुन रही थी, उसके अंदर की आत्मा मर रही थी कि इसमें उसकी क्या गलती है। फना को लंगड़ाते हुए देखकर एक औरत ने कहा, इन जैसी लड़कियां पैसों के लिए कितना गिर जाती है। किसने कहा था इसे ऐसे कपड़े पहनकर बाहर निकल। अब कर दिया ना किसी ने इसके साथ कुछ और बेशर्मों की तरह पैसे लेकर जा रही है। इन जैसी लड़कियां और कर भी क्या सकती हैं। ये गरीब लोग सिर्फ इसीलिए बने होते हैं, पैसों के भूखे। न जाने किसके साथ मुंह काला करके आई है और फिर अभी दूसरी लड़कों को फंसाकर उनकी जिंदगी बर्बाद करेगी। देखो उसे कैसे बेशर्म की तरह पैसों की गड्डियां लेकर जा रही है। फना उन औरतों के तीखे शब्द और बर्दाश्त नहीं कर पाए और रोते हुए वहां से भाग गई। बाहर जाकर फना ने वह नोटों की गड्डियां देखी और उन्हें गुस्से में डस्टबिन में फेंक दिया और उसके बाद फना वहां से चली गई। वह 6 फुट 3 इंच का आदमी विंडो से बाहर देख रहा था और उसने फना की हरकत को देख लिया था। फना ने नोटों की गड्डी डस्टबिन में फेंक दी थी। ये देखकर उसकी आंखें तीखी हो गई। उस शख्स ने घूमकर बैग की तरफ देखा। बेड पर खून के धब्बे देखकर उसके भाव बदल गए। रात का वक्त। फना की रूममेट अपने काम से वापस आई। उसने कमरे की लाइट बंद देखी तो उसे ऑन किया। कमरे में कोई भी नहीं था, लेकिन अचानक से उसे किसी के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई देने लगी। पहले तो फना की रूममेट निशा डर गई, फिर उसने गौर किया तो यह आवाज बाथरूम से आ रही थी। जिस कमरे में निशा और फना रहती थी वह कोई लग्जरियस कमरा नहीं था, बल्कि वह एक चोर का नॉर्मल कमरा था। डरते हुए निशा भी अपने कदम बाथरूम की तरह बढ़ा देती है। जैसे ही उसने बाथरूम का नजारा देखा वह दंग रह गई। फना बाथरूम के अंदर शावर के नीचे बैठी हुई थी और फूट फूट कर रो रही थी। वह जल्दी से भागकर फना के पास आई और उसने घबराते हुए कहा, फना तुम रो क्यों रही हो। जैसे ही उसने फना को टच किया उसने फील किया कि फना को बहुत तेज बुखार है। उसने फना की हालत देखी और उसके बदन पर मौजूद जब उसने निशान देखे तब उसे समझ में आया कि फना के साथ क्या हुआ है। फना को उसने जोर से हक कर लिया। निशा को भी रोना आ गया था। उसने फना का सफेद पड़ चुका चेहरा देखा।
उसने जल्दी से फना को अपने दुपट्टे से लपेट दिया और रोते हुए बोली, ये सब तेरे साथ किसने किया, फना? अभी हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। हमें उस आदमी की कंप्लेंट करनी होगी। ये सुनते ही फना चुप हो गई और उसने घबराते हुए कहा, नो नो निशा, हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते। वह बहुत स्ट्रांग है, सब उससे डरते हैं। भरी महफिल में जब वह मुझे घसीट कर ले जा रहा था, किसी एक भी शख्स ने मुझे उससे बचाने की कोशिश नहीं की। तू सोच भी नहीं सकती कि वह कितना पावरफुल है। फना को ऐसे डरते हुए देखकर निशा ने गुस्से से कहा, लेकिन हम उसे ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। तुझे मालूम भी है कि तेरे साथ रेप हुआ है। तू एक रेप विक्टिम है। अगर हमने कंप्लेंट नहीं की तो तेरे साथ यह सब कुछ दोबारा भी हो सकता है। फना ने निशा का हाथ पकड़ लिया। निशा फना को रोते हुए बोली, फना, तुझे क्या हो गया है? क्या तुझे इंसाफ नहीं चाहिए? तेरे साथ गलत हुआ है। तेरे साथ उसने क्या किया है? तेरा मासूम सा चेहरा इस चीज की चीख कर गवाही दे रहा है। निशा को भी रोना आ रहा था फना को ऐसे देखकर। वह फना का दर्द फील कर सकती थी। फना ने निशा को जोर से हक कर लिया और जोर जोर से रोते हुए बोली, मैं उसका कुछ भी नहीं कर सकती। पुलिस भी उसका ही साथ देगी, क्योंकि मैं एक गरीब लड़की हूँ। मुझ पर ही इल्जाम लगाए जाएंगे। हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते। तो क्या तू उसे ऐसे जाने देगी? निशा गुस्से से बोली। फना कुछ भी नहीं बोलती तो निशा गुस्से से खड़ी होते हुए बोली, तुझे जो करना है कर, ये तेरी जिंदगी है। तुझे खुद के लिए स्टैंड नहीं लेना तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती। फना ने जब देखा कि निशा उससे नाराज हो गई, तो उसने निशा का हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोली, निशा, तू भी मुझे छोड़कर चली जाएगी? मॉम, डैड तो मुझे कब का छोड़कर चले गए। कोई भी नहीं है मेरा इस दुनिया में। तू तो कम से कम मेरे साथ रह। मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुझसे भीख मांगती हूँ। फना को ऐसे टूटा हुआ देखकर निशा ने फना को जोर से हक कर लिया और वह अपनी दोस्त को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती थी। फना काफी देर तक ऐसे ही निशा की गोद में सर रखकर रोती रही। कितना ही वक्त बीत गया था, दोनों दोस्तों के आंसू रुके नहीं रहे थे। फना को इंसाफ ना दिला पाने का निशा को रिग्रेट था। मुझे छोड़कर कभी मत जाना निशा, तेरे सिवा कोई सहारा नहीं है मेरा। अगर तू भी चली गई तो मैं क्या करूंगी? मेरा जीने का दिल नहीं कर रहा निशा, मैं मरना चाहती हूँ। निशा कुछ भी नहीं बोल रही थी, क्योंकि वह भी इतनी भावुक हो गई थी कि उसके भी गले से आवाज नहीं निकल रही थी। निशा फना के बारे में सब कुछ जानती थी। फना की फैमिली में उसके मॉम डैड की डेथ के बाद उसके चाचा ने सारी प्रॉपर्टी हड़प ली और उस हादसे में उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया था। फना अपना सब कुछ खो चुकी थी। उसका भाई हॉस्पिटल में एडमिट था। फना को पैसों की जरूरत थी, इसलिए वह बार क्लब गई थी। निशा भी फना की कैसे ही मदद करती, क्योंकि वह भी तो एक गरीब लड़की थी। वह मुश्किल से 7,000 रुपया महीना कमाती थी और ऐसे में वह कुछ भी कर लेती, लेकिन नामुमकिन था फना की हेल्प करना। फना ने डर की वजह से निशा को कसकर पकड़ रखा था। निशा ने फना के बालों को सहलाते हुए कहा, हमें हॉस्पिटल चलना होगा, तुझे बहुत तेज फीवर है। मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, वरना फिर से सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। फिर से मेरे ही कैरेक्टर पर सवाल उठाया जाएगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। फना इतना ज्यादा डर गई थी कि वह एक कमरे में बंद होकर अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती थी। वह लोगों का सामना करने से डरने लगी थी। निशा किसी तरह फना को लेकर रूम में आई। फना चल नहीं पा रही थी। उसके पेट में इतना तेज दर्द हो रहा था कि उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। निशा ने किसी तरह उसको बेड पर लेटा दिया और उसके बाद उसने फना को मेडिसिन दी और उसके पास में ही उसका हाथ पकड़कर बैठी हुई थी। उसने उसके कपड़ों को धीरे धीरे कर रिमूव किया और उससे भी फना का जख्मी शरीर नहीं देखा गया। उसे जानवर ने फना को मारा भी था। उसके हाथों में मौजूद निशान से साफ पता चल रहा था कि वह हैवान फना के साथ क्या क्या किया है। फना की हालत देखकर निशा के दिल में दर्द होने लगा था और वह भी फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन उसे खुद को संभालना होगा, वरना फना को कौन संभालेगा। निशा ने किसी तरह अपना रोना कंट्रोल किया और उसके बाद उसने फना के ऊपर कंबल डाल दिया। वह फना के बगल में बैठी हुई थी। वह उसके सिर पर पट्टियां रख रही थी, ताकि उसका बुखार जल्दी उतर जाए। अब धीरे धीरे कर फना का बुखार उतरने लगा। निशा ने उसको पलट दिया और फना की पीठ पर वह अपने हल्के हाथों से मेडिसिन अप्लाई कर रही थी। बीच बीच में फना की चीख निकल जाती। निशा से वह जख्म देखे नहीं गए, इसलिए उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। फना नींद में ही अपने मॉम डैड को बुला रही थी और उसका शरीर अभी भी कांप रहा था। उसने फना के चेहरे को देखा, जिस पर उंगलियों के काले निशान छपे हुए थे। फना का बुखार पूरी तरीके से उतर गया था। निशा अभी तक सदमे में थी। उसने देखा कि फना सो गई, इसलिए वह जल्दी से फना के लिए कुछ कुक करने लगी। अचानक से ही फना नींद में जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, आई एम सॉरी, मैं कभी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी, प्लीज छोड़ दीजिए मुझे, हट हो रहा है, दुख रहा है, आह। मम्मा। फना नींद में ही जोर जोर से चिल्लाते हुए खुद को छोड़ने की भीख मांग रही थी, किसी से।
वह इतनी जोर जोर से अपना सर इधर उधर पटक रही थी, मानो जैसे वह स्ट्रगल कर रही हो किसी से खुद को छुड़ाने के लिए। प्लीज, बहुत हट हो रहा है, छोड़ दो मुझे। फना को ऐसे नींद में चिल्लाते हुए देखकर निशा उसके पास भाग कर आई और फना को जगाते हुए बोली, फना फना फना। निशा ने फना को देखा। फना की सांस भारी हो गई थी। वह कोई बहुत बुरा सपना देख रही थी। उसे सपने की वजह से उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और शरीर उसका वापस से लाल पड़ने लगा। निशा इतना घबरा गई थी कि उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। उसने जल्दी से फना को जोर से हक कर लिया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, फना, रिलैक्स, मैं हूँ तेरे साथ कोई कुछ भी नहीं करेगा। प्लीज, अपनी आंखें खोल, फना। फना की हालत देखकर निशा भी कुछ नहीं कर पा रही थी। फना झटके से होश में आई और उसने अपनी आंखें खोली। जब उसने देखा कि वह निशा के साथ है, तब उसने गहरी सांस ली। उसने निशा को कसकर पकड़ लिया और जोर जोर से रोते हुए बोली, यह मेरे साथ क्या हो गया निशा? मैंने क्या किसी का बिगड़ा था? मैंने कभी किसी को हर्ट नहीं किया, लेकिन ये दर्द सिर्फ मुझे ही क्यों मिल रहा है? लेकिन मुझे ही कीमत क्यों चुकानी पड़ी? मुझे ही ये तकलीफ का जरिया क्यों बनाया गया? मैंने कुछ भी नहीं किया। निशु, मुझसे बस गलती से वाइन की बोतल गिर गई थी। हमने कुछ भी नहीं किया था और उसकी इतनी भारी कीमत मुझे चुकानी पड़ी। बहुत दर्द हो रहा है निशु, मुझे और नहीं बर्दाश्त हो रहा। रोते हुए इमोशनल होकर वह बोल रही थी ये सब, और निशु भी चाहकर कुछ नहीं कर पा रही थी। अपनी दोस्त के लिए मजबूर थी। हकीकत तो यह थी कि वह दोनों ही गरीब थी और गरीबों की कोई नहीं सुनता। गरीबी से हार चुकी थी निशु और फना दोनों। आज उन्हें पता चल रहा था कि अगर अमीर लोग चाहे तो एक गरीब को खिलौना बना सकते हैं। उनकी नजरों में उनकी कोई इज्जत नहीं होती। इस वजह से तो फना का शिकार किया उन्होंने। फना आंखों में आंसू लिए उस भयानक पल को भूलना चाहती थी, लेकिन चाहकर भी नहीं भुला पा रही थी। काश वह अपनी जिंदगी का ये दर्दनाक पल मिटा सकती, लेकिन उसके पेट में इतना तेज दर्द हो रहा था कि रह रहकर फना की सांस रुक रही थी। फना कभी कभी तड़प जाती। उसे उल्टी आने लगी। निशु इतना घबरा गई थी कि उसने कहा, फना प्लीज हॉस्पिटल चलो, वरना तुम्हें कुछ हो जाएगा। फना ने रोते हुए कहा, मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकती। हॉस्पिटल जाने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। वह लोग मुझे भगा देंगे। कोई नहीं सुनेगा हमारी। मुझे इस दर्द में ही जीना है। निशु फना के पास उसका हाथ पकड़कर बैठी हुई थी। वह अपनी दोस्त को इस बुरे हालात में अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। उसने फना का सर अपनी गोद में रख लिया और उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली, तुम सो जाओ फना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई कुछ नहीं करेगा। फना यह नहीं बोल पा रही थी कि वहां मौजूद एक भी शख्स ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। उसकी चीखें किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। वह गिड़गिड़ा रही थी, भीख मांग रही थी, रो रही थी, भाग रही थी, लेकिन वहां खड़ा हर शख्स तमाशा देख रहा था। फना को बहुत बड़ा सदमा लगा था और वह भूल नहीं पा रही थी इस ट्रॉमा को। फना की ऐसी हालत देखकर निशु उसके लिए खाना लेकर आई। निशा ने फना को अपने हाथों से खिलाना चाहा, लेकिन फना ने मना कर दिया कि उसे भूख नहीं है। निशा ने फना को समझाते हुए कहा, फना तुम्हें थोड़ा बहुत खाना होगा, वरना जैसी तुम्हारी हालत है मुझे डर लग रहा है। मुझे मरना है निशु, प्लीज कुछ करो। निशा ने फना को समझाते हुए कहा, फना तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारा भाई हॉस्पिटल में एडमिट है और उसे तुम्हारी जरूरत है। फना को एकदम से याद आ जाता है। फिर उसने निशु के हाथ से खाना खाया और 2 बाइट ही उसने ली थी कि उसे उल्टी हो गई और उसके पेट में दोबारा से तेज दर्द होने लगा। वह उठ भी नहीं पा रही थी। उसके पैर हाथ सब सूज गए थे। उसका गाल भी सूजकर लाल हो गया था और उस पर मौजूद वह नीले निशान भयानक दिख रहे थे। फना को उल्टी करते हुए देखकर निशु ने अपना फोन उठाया और बोली, फना मैं नहीं रुक सकती, वरना तुम्हें कुछ हो जाएगा। फना ने निशु का हाथ पकड़कर उसे रोक दिया और उसके बाद वह जबरदस्ती अपने हाथों से ही खाना खाने लगी। जबरदस्ती। फना अपने मुंह में खाना ठूंस रही थी, क्योंकि उसे ठीक होना था। अगर वह बीमार पड़ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उसे अपने भाई को बचाना था, जिसके लिए उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। उसे काम करना होगा। उसे फिर कल काम पर जाना है। उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। फना को ऐसे जबरदस्ती खाते हुए देखकर निशु दंग रह गई। फना के पेट में इतना तेज दर्द हो रहा था कि उसे लगा कि अभी उसकी जान निकल जाएगी। और मिलेगा निशु, मुझे बहुत भूख लगी है। निशु ने अपने आंसू पोंछे और फना को और खाना दिया। फना ने वह भी जबरदस्ती अपने मुंह में ठूंस लिया। फना ने पेन किलर ली और बेड पर लेट गई। उसने अपने पेट पर हाथ रखा हुआ था, आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन जिंदगी में कुछ हादसे भूलने के लिए ही होते हैं। अगली सुबह फना ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गई। अब उसके बदन में जो दर्द हो रहा था वह कम हो गया था, लेकिन पेट में अभी भी हल्का हल्का दर्द हो रहा था। उसकी लोअर बॉडी में सूजन आ गई थी। फना हिम्मत करके उठी और उसके बाद वह फ्रेश होने गई। वहां पर उसने शावर लिया और जल्दी से रेडी होने लगी, क्योंकि फना होटल में भी वेट्रेस का काम करती थी, डे शिफ्ट में।
फना जल्दी से रेडी हुई और उसके बाद वह ऑटो लेकर होटल के लिए निकल गई। वहां पर उसने अपने कपड़े बदले और अपने काम में लग गई। फना ने सुबह से कुछ खाया नहीं था, जिस वजह से उसे चक्कर आ रहे थे। उसके साथ इतना कुछ हो गया था, उसके बावजूद भी उसे काम करना पड़ रहा था। फना ठीक से चल नहीं पा रही थी और बीच बीच में जब वह बैठ जाती तो उसे बहुत डांट पड़ती मैनेजर से। फना डर की वजह से काम कर रही थी, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। अगर मैनेजर ने गुस्से में आकर उसे फायर कर दिया तो फिर फना कहाँ जाएगी। फना कभी कभी वॉशरूम में जाकर उल्टियां करके आई और फिर वापस से बिना किसी को कुछ बोले अपने काम में लग जाती। उसे 1 मिनट का भी रेस्ट नहीं दिया जाता था। धीरे धीरे शाम हो गई और फना की शिफ्ट खत्म हो गई थी। फना इतना थक गई थी कि उससे अब खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। उसके पेट में धीरे धीरे दर्द तेज होने लगा था। वह ऑटो लेती है और उसके बाद वह यहाँ से बार के लिए निकल गई। फना बार क्लब पहुंची तो वह अपने लंगड़ाते हुए कदमों के साथ अंदर जा रही थी। मैनेजर ने जैसे ही फना को देखा, वह हैरान हो गया कि यह लड़की जिंदा कैसे बच गई। वहां पर मौजूद और भी लड़कियां आज फना को देखकर थोड़ा हैरान थी कि यह लड़की आज फिर आ गई। कल उन सब ने सुना था कि इसके साथ क्या हुआ है, इसको कैसे एक डेविल सा इंसान घसीट कर ले जा रहा था। ये जिंदा कैसे बच गई, क्योंकि उन्होंने सुना था कि वह आदमी किसी को नहीं छोड़ता, वह इतना डेंजरस था। फना चुपचाप से उस चेंजिंग रूम में गई। वहां पर उसके नाम की ड्रेस रखी हुई थी। फना ने उसे ड्रेस को पहना और खुद को मिरर में देखने लगी। मैनेजर फना के पास आया और उसने फना को देखते हुए कहा, तुम आज वापस आ गई। मैनेजर को देखकर फना ने कुछ भी नहीं कहा और उसने सिर्फ अपना सर हाँ में हिला दिया। वह बहुत मुश्किल से अपने आंसू रोक रही थी। वह यहाँ पर नहीं आना चाहती थी, लेकिन मजबूरी ने उसे बांध रखा था। फना की हालत देखकर कोई भी कह सकता था कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन इस बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा था। सबने फना को देखा था और वह सब जानते थे कि उसके साथ रेप हुआ है, लेकिन इस बारे में बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उस मैनेजर ने फना के गाल को देखा, जो सूजा हुआ था और उसकी चाल में लखड़ाहट थी। फना के हाथ में ट्रे थी और वह सबको ड्रिंक सर्व कर रही थी। फिर मुड़कर उसने किसी की तरफ नहीं देखा। डर की वजह से या वह शर्मिंदा थी, वहां पर कुछ और घिनौनी नजरें उसे घूर घूर कर देख रही थी। वही वह बदतमीज आदमी भी फना को देख रहा था। फना को जिंदा देखकर उसे हैरानी हुई और उसके होठों पर भी एक क्रीपी स्माइल आ गई। वह सबको ड्रिंक सर्व कर रही थी। उसने किसी की तरफ नहीं देखा, लेकिन जब वह लास्ट में पहुंची और उस टेबल पर जब वह ड्रिंक रख रही थी, तभी अचानक से उसके दिल की धड़कन बढ़ गई और उसकी उंगलियां कांपने लगी। उसने उस 6 फुट 3 इंच के आदमी को देखा, जो लास्ट टेबल पर बैठा हुआ था और उसे देखते ही एक पल के लिए फना की जान हलक में आ गई। उसने सिर नीचे किया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फना थर थर कांपने लगी। फना ने डरते हुए वाइन की बोतल उस टेबल पर रखी। इस बार उसने संभाल कर रखी थी कि गलती से भी गिर ना जाए। फना के कांपते हुए हाथों को वह 6 फुट 3 इंच का आदमी देख रहा था। फना वहां से भाग जाना चाहती थी। फना के हाथ इतने कांप रहे थे कि वाइन की बोतल आखिरकार उससे गिर ही गई और उसी पल में फना की सांस रुक गई। फना ने रोते हुए कहा, सर, आई एम सॉरी सर, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मुझसे गलती से हो गया। फना खुद में ही रोने लगी और वह जल्दी से बोली, सर, मैं इसे साफ कर देती हूँ, प्लीज सर, कुछ मत करिएगा। वही उस आदमी ने फना को रोते हुए देखा और वह घबराहट में उस टेबल को साफ करने लगी थी। तभी उस आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने इतनी मजबूती से फना का हाथ पकड़ा था कि फना दर्द की वजह से कराह उठी। उस 6 फुट 3 इंच के आदमी की पकड़ से ही वह समझ गई थी कि वह कितने गुस्से में है। फना की आंखों से और तेजी से आंसू बहने लगे। उसके होंठ थर थर कांप रहे थे। उस 6 फुट 3 इंच के आदमी ने फना को एकदम से खींचा और उसे अपनी लेप पर बिठा लिया। फना का शरीर इतना कांप रहा था कि उस आदमी ने भी फील कर लिया। उसने उसका सफेद पड़ चुका चेहरा देखा और फिर उसकी चीन पकड़कर उसका फेस ऊपर किया। फना की पलकें झुकी हुई थी। फना ने रोते हुए कहा, सर, मुझे माफ कर दीजिए, ये गलती से हुआ है, मैं इसे अभी साफ कर दूंगी। लेकिन वह 6 फुट 3 इंच का आदमी एक तरफ फना के उस मासूम से चेहरे को देख रहा था। फना ने अपने हाथ जोड़ लिए थे। उस आदमी ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और धीरे से प्रेस करते हुए बोला, आई डोंट लाइक टेयर्स। फना रोते हुए बोली, सर, प्लीज कुछ मत करिएगा, बहुत दर्द होता है। वह आदमी फना की कमर को रब रहा था। आह, सर, प्लीज। उस आदमी ने फना की शर्ट के अंदर एक हाथ डालते हुए उसके होठों के खिलाफ अपनी सर्द आवाज में बोला, तुम्हें जब जरूरत हो तो मुझे कांटेक्ट करना, मैंने कल एंजॉय किया। सर, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। फना अपनी घबराए आवाज में बोली, मैं वो काम नहीं करती हूँ, सर। उस 6 फुट के आदमी ने गुस्से से फना का चेहरा प्रेस करते हुए अपनी तीखी आवाज में कहा, मैंने तुमसे पूछा नहीं है, जितना कहा है सिर्फ इतना सुन लो। तुम्हें जल्दी ही मेरी जरूरत पड़ेगी और अगर तुम अपनी बॉडी सेल नहीं करती तो इस बार में क्या कर रही हो?
तुम मेरे सामने भोली बनने का नाटक करना बंद करो। फना ने रोते हुए कहा, सर मैं यहाँ पर एक वेट्रेस हूँ। उस 6 फुट के आदमी ने गुस्से से फना को अपनी लेप से उठाकर झटके से दूर कर दिया, जिससे फना नीचे गिर गई। फना की चीख निकल गई और वहां मौजूद हर किसी का अटेंशन फना पर चला गया। फना जल्दी से खड़ी हुई और बिना सोचे समझे वहां से वह भाग गई। वही वह 6 फुट का आदमी फना को भागते हुए देखा और अपने वाइन के गिलास का एक सिप में पीकर वह भी उठकर वहां से चला गया। मैनेजर ने यह नजारा देखा तो यही सोच रहा था कि क्या मिस्टर भारद्वाज को इस लड़की में इंटरेस्ट है, क्या वह इस लड़की को खरीदना चाहते हैं। मैनेजर के दिमाग में कुछ और ही खुराफाती चल रही थी। आखिर ये लड़की जिंदा कैसे बच गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस्टर भारद्वाज को इसने अपनी बॉडी सेल कर दी जिस वजह से ये लड़की आज जिंदा है। वही फना एक कोने में बैठकर अपना मुंह दबाकर जोर जोर से रो रही थी। उसका शरीर अभी भी डर की वजह से थर-थर कांप रही थी। फना उस बार क्लब से भाग जाती है। जब वह घर पहुंची तो बेड पर गिरते ही वह जोर जोर से रोते हुए बस यही बोल रही थी कि मम्मा पापा आप कहाँ चले गए, मुझे छोड़कर, मुझे भी अपने साथ ले चलते। उसके पेट में इतना तेज दर्द होने लगा था गिरने की वजह से कि वह सांस नहीं ले पा रही थी। फना नहीं जानती थी कि आने वाली जिंदगी उसकी ओर दर्दनाक होने वाली है। नींद में ही फना रोते हुए बड़बड़ा रही थी। वह इस स्ट्रोम से नहीं निकल पा रही थी, लेकिन उसे खुद को संभालना था। निशा जब घर आई तब उसने देखा कि फना को बहुत तेज बुखार था। उसने उसे उठाने की कोशिश की और रात भर वह फना के सर पर गीली पट्टियां रख रही थी ताकि फना का बुखार उतर जाए। वह हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। मनी प्रॉब्लम की वजह से कुछ डर भी रही थी और उसके साथ जो हादसा हुआ था उसने उसके कॉन्फिडेंस को और लो कर दिया था। वह दुनिया से अब छुप कर रहना चाहती थी। ऐसे ही सुबह हो गई। निशा भी फना के बगल में ही सो रही थी। आफ्टर ऑल वह भी पूरा दिन काम करती थी। रात में कब उसकी आंख लग जाती है उसे भी पता नहीं चलता। इन दिनों निशा भी फना के लिए बहुत परेशान हो रही थी। अगली सुबह निशा ने फना को काम पर जाने के लिए मना कर दिया, लेकिन फना ने पेन किलर लेते हुए कड़वाहट से कहा, मुझे काम करना होगा निशु, अदरवाइज सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तुम कब तक संभालेगी? मैंने रेंट भी नहीं दिया है और हमारा राशन भी खत्म होने वाला है। निशु भी चाहकर नहीं रोक पाती फना को। फना किसी तरह खुद को संभालती है और फिर वह चोल से बाहर निकल गई। फना ने ऑटो लिया। उसके पास अब थोड़े ही पैसे बचे थे। फना ऑटो वाले को पैसे देती है और फिर वह होटल के अंदर चली गई। कपड़े बदलकर वो रेगुलर डे की तरह अपना काम कर रही थी। धीरे धीरे देखते ही देखते रात हो गई। फना को आज बार क्लब जाने में डर लग रहा था कि कहीं दोबारा से उसकी मुलाकात उसे 6 फुट 3 इंच के आदमी से हो गई तो। फना अभी डरती हुई यह सब कुछ सोच ही रही थी। आज चाह कर भी वह अपने कदम नहीं बढ़ा पा रही थी। तभी उसका फोन रिंग करने लगा। फना ने जब फोन पर हो रहे फ्लैश में उस नाम को देखा तो उसने डरते हुए अपना हाथ बढ़ाकर उस फोन को उठा लिया। उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। हेलो, आप फना बोल रही हूँ। ये हॉस्पिटल के डॉक्टर का कॉल था जो उसके भाई का ट्रीटमेंट कर रहे थे। फना ने धीरे से कहा, यस डॉक्टर, बोलिए। आप अर्जेंटली हॉस्पिटल आ जाइए, हमें आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। ये सुनकर फना घबराते हुए बोली, डॉक्टर मेरा भाई ठीक तो है ना? देखिए हम अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, आपको हॉस्पिटल आना होगा, उसके बाद ही हम आपसे बात करेंगे। उस डॉक्टर ने इतना कहा और फना के मुंह पर ही कॉल कट कर दिया। फना डिसअपॉइंट होकर ऑटो से अस्पताल पहुंच जाती है। जब वह हॉस्पिटल पहुंचती है तो वह डॉक्टर के केबिन में बैठी हुई थी। डॉक्टर उससे ये बोल रहे थे कि आपको जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करना होगा, वरना आपके भाई का ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। हमने इसे कुछ दिनों के लिए होल्ड कर दिया था, सिर्फ आपके कहने पर। अगर हमने ज्यादा देर की तो आपका भाई बच नहीं पाएगा। हम इस बात की कोई गारंटी नहीं लेंगे। देखिए हम जानते हैं कि आपके लिए पैसों का इंतजाम करना इतना इजी नहीं है, इस वजह से हमने आपको टाइम दिया था। फना ने रोते हुए कहा, डॉक्टर लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ, जैसे ही पैसे का इंतजाम हो जाता है मैं आपको जल्द से जल्द पैसे दे दूंगी। लेकिन प्लीज आप मेरे भाई का ऑपरेशन करने से मना मत करिए, उसके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं कहीं से भी पैसे लेकर आऊंगी, लेकिन प्लीज आप ऑपरेशन करने से मना मत करिएगा। उस डॉक्टर ने फना को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, देखे मुझे नहीं लगता कि आप पैसे का इंतजाम कर पाएंगी, क्योंकि ऑपरेशन करने के लिए हमें 15 लाख से 17 लाख तक चाहिए। ये सुनकर फना अपने आंखों से आंसू बहने से नहीं रोक पाई। वह इतनी मुश्किल से अपने भाई की दवाइयां का इंतजाम कर रही थी और अचानक से 15-20 लाख रुपए भरना उसके लिए इम्पॉसिबल था। उसका खुद का खाने का गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा था। एक वक्त का तो खाना भी नहीं खाती थी वह। डॉक्टर की बात सुनकर फना निराश होकर अस्पताल से बाहर आ गई। वह बेसुध सी सड़कों पर चल रही थी। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था बार क्लब जाने के सिवा। एक वही रास्ता था जिससे वह कुछ पैसे इकट्ठे कर डॉक्टर को दे सकती है। फना अपना मुंह छुपाकर वही सड़क पर बैठकर रो रही थी।
बारिश तेज होने लगी थी। अपनी जिंदगी से निराश थी। अब उसे इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि वह अपने भाई को बचा पाएगी। फना अपने आंसू पूछते हुए बार क्लब गई। वहां पर जाकर उसने रेगुलर की तरह रिवीलिंग ड्रेस पहनी, जिसे पहनने के बाद वह वहां पर मौजूद लोगों को ड्रिंक सर्व कर रही थी। लेकिन फना यह नहीं जानती थी कि एक और शख्स है जो उसे ऊपर से नीचे तक अपनी लस्त बड़ी नजरों से देख रहा है। ये वही बदतमीज आदमी था जो स्टार्टिंग से ही फना की बॉडी को चाहता था। वह फना के साथ कुछ करना चाहता था क्योंकि फना का कोमल सा बदन मिला था जिसे वह चाहता था। उस बदतमीज आदमी ने फना को देखते हुए उसे अपनी तरफ बुलाया। फना ना चाहते हुए भी उसके पास गई और वह उसे बोली, जी सर, आपको ड्रिंक चाहिए। फना जानती थी कि वह आदमी उसे गंदी निगाहों से देख रहा है, लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी सब जानते हुए भी हमें अवॉइड करना पड़ता है और न जानने का नाटक करना पड़ता है। उस बदतमीज आदमी ने फना का हाथ पकड़ लिया और उसे अजीब तरीके से सहलाने लगा और बोला, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो, इधर आओ, कुछ बातें करो हमारे साथ बैठकर। फना ने अपना हाथ पीछे लेने की कोशिश करते हुए धीरे से कहा, लेकिन सर, मुझे और भी लोगों को ड्रिंक सर्व करना है, मैं एक वेट्रेस हूँ। तुम मुझे मना कर रही हो, उस बदतमीज आदमी ने थोड़ा सा चीरते हुए कहा। इस पर फना डर गई कि अगर कस्टमर गुस्सा हो गया तो मैनेजर उसके काम के पैसे उसे नहीं देगा। इसलिए फना उस बदतमीज आदमी के बगल में मजबूरन बैठ गई। उस बदतमीज आदमी का नाम रमन था। रमन ने फना की कमर पर अपना हाथ रखा और उसे सेंसुअल वे में सहलाने लगा। 19 साल की फना डर से कांप गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। रमन ने फना के शरीर पर मौजूद उन काले निशानों को देखते हुए कहा, दूसरों को तुम खुश रख सकती हो, मुझे खुश रखने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मैं तुम्हें तुम्हारी एक रात की कीमत दूंगा, चुपचाप मेरे साथ कमरे में चलो और वह सब करो जो मुझे खुश करे। रमन के शब्दों को सुनकर कपकपी मच जाती है। फना के अंदर की हर कोई क्यों उसकी बॉडी को खरीदना चाहता है? क्या वह सबको एक चीज दिखाई दे रही है, जैसे खिलौना? एक खिलौने की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हैं सब उसे? वह एक इंसान है, जिंदा इंसान, जिसके दिल में फीलिंग्स है, जिसे बुरा लगता है, जिसे दर्द महसूस होता है, लेकिन कोई भी उसे समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा? उसके सामने दुनिया का वो खिलौना रूप सामने था। उसे मासूम को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे करना क्या है। रमन ने फना के उभारों पर अपना हाथ रखा। वैसे ही फना ने उसका हाथ दूर झटक दिया और कांपते हुए खड़ी होकर वहां से भाग गई। रमन को इतना तेज गुस्सा आया कि उसने वाइन की बोतल को जोर से टेबल पर पटक दिया और मैनेजर को जोर से चिल्लाकर बुलाया। मैनेजर रमन के पास भाग कर आया। रमन उसका रेगुलर कस्टमर था, जिस वजह से उसे नाराज करना अफोर्ड नहीं कर सकता था। मैनेजर ने रमन से कहा, ये सर, आपको कोई प्रॉब्लम हुई? तुम्हारे यहाँ की वेटर के भाव बढ़ गए हैं, मुझे लगता है कि तुम्हें अपना बार बंद करवाना है। वो मुझे भाव दिखाकर मुझे मना कर चली गई। ऐसी भी क्या कीमत है उसकी जो मैं नहीं चुका सकता? अब मैनेजर रमन को क्या बताता कि मिस्टर विक्रम भारद्वाज की नजर है फना पर। कुछ तो बात होगी इस लड़की के अंदर, लेकिन मैनेजर रमन को यह जवाब देकर गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था। इसलिए उसने फना का साइड लेते हुए कहा, मिस्टर रमन, प्लीज समझने की कोशिश करिए, उसे आए हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं। वह अभी इस माहौल में ढलने की कोशिश कर रही है और आप फिक्र मत करें, कुछ दिनों के बाद वह खुद आकर आपकी बाहों में आकर समा जाएगी और उसके बाद आप जो चाहे उसके साथ कर सकते हैं। मैनेजर कुछ इस अंदाज से बोलता है कि उसकी बात सुनकर रमन के होठों पर तिरछी स्माइल आ गई। उसे मैनेजर की बात पसंद आई थी। उसने मैनेजर से कहा, तो फिर आज के लिए किसी को मेरे पास भेज दो। इस पर मैनेजर ने अपना सिर हिला दिया और उसके बाद उसने चंपाकली को रमन को हैंडल करने के लिए कह दिया और चंपाकली अपनी अदाएं दिखाते हुए रमन को अपने जाल में फंसा कर कमरे में ले गई और उसके बाद वहां पर उनका वही सिलसिला शुरू हो गया जो हर रात को होता था। इधर फना अपने मुंह पर हाथ रखकर खुद को शांत कर रही थी। मैनेजर उसके पास आया और उसने फना को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, तुम मेरे कस्टमर को गुस्सा क्यों दिलाती हो? तुम जानती भी हो कि अगर एक ने भी गुस्सा किया तो उसके बाद तुम्हें मैं भी नहीं बचा पाऊंगा और तुम्हारे पैसे तो तुम भूल ही जाना। इस पर फना ने रोते हुए कहा, सर, मैं उनको गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी, लेकिन वह मेरे साथ क्या करना चाहते थे आप जानते हैं, मैं वह वैसी लड़की नहीं हूँ। मैनेजर ने फना को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, तुम कैसी लड़की हो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कस्टमर नाराज होकर चला गया तो तुम्हारे पैसे तुम्हें नहीं मिलेंगे। तुम्हें उन्हें खुश करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी डिमांड है। मिस्टर भारद्वाज भी तुम्हारे करीब आना चाहते हैं। तुम इसका एडवांटेज उठाकर अपने भाई के ऑपरेशन के लिए पैसे इकट्ठा कर सकती हो। तुम जानती भी नहीं हो कि मिस्टर भारद्वाज कितने पावरफुल है। उनके सामने किसी की जुबान नहीं खुलती। तुम उनसे जितने पैसे मांगोगी वो तुम्हें उतने पैसे दे देंगे। मैनेजर ने जो सजेस्ट किया था फना को, फना ने रोते हुए कहा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। इतना बोलकर फना ने मैनेजर को धक्का देकर वहां से चली गई। मैनेजर ने फना को जाते हुए देखा और वह खुद से बोला,
एक न एक दिन तुम्हें इस दलदल के अंदर अपने कदम रखने होंगे। फना वापस से ड्रिंक सर्व करने आ गई तो वहां पर उसने विक्रम भारद्वाज को देखा। विक्रम भारद्वाज वहां पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही एक बार फिर फना के पैर कंपाने लगे थे कि वह आगे बढ़ ही नहीं रही थी। लेकिन उसके कान में डॉक्टर की आवाज सुनाई दे रही थी, अगर अपने पैसों का इंतजाम नहीं किया तो आपका भाई नहीं बच पाएगा। फना जब मिस्टर भारद्वाज की टेबल के पास पहुंची और उन्होंने उनके ड्रिंक के अंदर जैसे ही वाइन सर्व की, श्री भारद्वाज ने फना का हाथ पकड़ लिया। फना हड़बड़ा गई और उसने अपनी डरती हुई निगाहों से विक्रम की तरफ देखा। विक्रम उसे अपनी तीखी आंखों से देख रहा था। विक्रम ने एकदम से उसको पकड़कर अपने पास खींच लिया और फिर उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उससे देखते हुए उसके गाल पर किस कर दिया। फना की आंखों में आंसू आ गए। विक्रम ने उसको अपनी लैप पर बैठा लिया और फिर बिना कुछ बोले वह ड्रिंक करने लगा। उसका एक हाथ फना की कमर पर था और वह चुपचाप उसकी गोद में बैठी हुई थी। आसपास के लोग ये देख रहे थे और मैनेजर तो ये देखकर सबसे ज्यादा हैरान था। अचानक से उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आ गया कि फना के द्वारा वह मिस्टर भारद्वाज से काफी सारे पैसे ऐंठ सकता है। फना उनके बार क्लब में एक ऐसी लड़की थी जिसके अंदर पहली बार मिस्टर भारद्वाज ने इंटरेस्ट दिखाया था। शायद वह उसकी कम उम्र के ऊपर लट्टू हो गए थे। अब मिस्टर भारद्वाज की गोद में जो लड़की बैठी हुई थी, अब उसे देखने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं थी। वही रमन ने चोर निगाहों से फना को जब मिस्टर भारद्वाज की गोद में देखा, रमन ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए। वही फना तो चुपचाप बैठी हुई थी और हिल डुल भी नहीं रही थी। वह मुश्किल से धीरे धीरे सांस ले रही थी। अगर उसने थोड़ी सी भी गड़बड़ कर दी और मिस्टर भारद्वाज को गुस्सा दिला दिया तो मिस्टर भारद्वाज कहीं दोबारा उसके साथ वही सब ना करने लगे। विक्रम ने सिर्फ घूरकर फना की तरफ देखा और फिर उसके चेहरे को अपने करीब करते हुए उसने जो ड्रिंक का गिलास पकड़ा हुआ था उसे उसके मुंह से लगा दिया। मिस्टर विक्रम जबरदस्ती फना को वाइन पिला दिए, जिससे फना का गला जलने लगा और कड़वाहट के कारण उसे खांसी आने लगी। विक्रम भारद्वाज फना के साथ बिल्कुल भी नर्म नहीं थे। वह डर से कांप रही थी, उनकी गोद में बैठी बैठी। मिस्टर भारद्वाज ने एक बार फिर से फना के गाल पर अपने होंठ रख दिए। उसके बाद उन्होंने फना की गर्दन पर जैसे ही अपनी उंगलियां फेरी, फना ने धीरे से कहा, सर। मिस्टर भारद्वाज ने जैसे ही फना की सुराहीदार गर्दन पर अपनी उंगलियों को फेरना स्टार्ट किया, फना ने सहमते हुए धीरे से कहा, सर। फना की आवाज कांप रही थी। फना को डरते हुए देखकर मिस्टर भारद्वाज ने फना की गर्दन को रब करना बंद नहीं किया। फना को वहां पर पेन हो रहा था, क्योंकि मिस्टर भारद्वाज ने उस रात को उसकी गर्दन पर बहुत सारे निशान दिए थे और उनके पकड़ने के निशान भी उसकी गर्दन पर कुछ यूं बने हुए थे कि आज तक देख रहे थे वह। फना बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वह मिस्टर भारद्वाज के लेप पर बैठी हुई थी। वहां पर मौजूद हर किसी की नजरें फना से हटी हुई थी। फना की तरफ कोई नहीं देख रहा था। फना ने नोटिस किया कि जब से वह मिस्टर भारद्वाज की गोद में बैठी हुई है, किसी भी शख्स ने उसे ऊपर से नीचे तक नहीं ताड़ा, वरना जिस तरीके की बद्दी स्माइल सब उसे दे रहे थे, फना के रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसे लग डर था कि कहीं फिर उसके साथ कोई जबरदस्ती ना करे। फना दिल से मासूम कमजोर लड़की थी। लोगों से डील करना नहीं आता था उसे, क्योंकि यह कम उम्र का भोलापन कहे या फिर मजबूरी की वजह से। मिस्टर भारद्वाज चुपचाप ड्रिंक कर रहे थे। फना से उन्होंने ड्रिंक सर्व करने के लिए कहा। फना ने डरते हुए उनकी गिलास में ड्रिंक सर्व किया। मिस्टर भारद्वाज ने उसका फेस ऊपर किया और अपनी ड्रिंक की गिलास से फना को भी ड्रिंक पिलाने लगा। फना ने आज से पहले कभी भी ड्रिंक नहीं पी थी, जिस वजह से उसका गला जलने लगा। वह इतनी कड़वी थी कि फना को उल्टी आने लगी, लेकिन डर था या फिर मिस्टर भारद्वाज की जबरदस्ती थी, जिस वजह से उसने उस गिलास में जितनी ड्रिंक थी सारी फिनिश कर दी। मिस्टर भारद्वाज ने फना के मुंह से गिलास हटाया और उसे अपने मुंह से लगाकर बची हुई ड्रिंक खत्म कर दी। फना खांस रही थी और उसके गले में इतनी जलन हो रही थी कि उसने जल्दी से पानी का गिलास उठाया और उसे पूरा फिनिश कर दिया। मिस्टर भारद्वाज ने अपनी गर्दन को टन कर फना का फेस देखा और फना का चिन्ह पकड़कर उसे अपनी तरफ किया और उसके गीले होठों पर अपने होंठ रख दिए। फिर झटके से वह उससे दूर हो गया। उन्होंने फना को भी अपनी गोद से उतार दिया और फिर उसके बालों में हाथ फेरते हुए उसके कान में कुछ ऐसा कहा जिससे फना चौंक गई। उसके बाद मिस्टर भारद्वाज वहां से चले गए। मिस्टर भारद्वाज के जाने के बाद फना अभी तक वहीं पर खड़ी हुई थी, क्योंकि उस आदमी ने उसे किसी गंदी चीज की तरह खुद से दूर कर दिया था। फना को एम्ब्रेस फील हो रहा था, लेकिन वह इतना कुछ सह चुकी थी कि कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए वह बेइज्जती का घूंट पीते हुए वापस से अपने काम में लग गई। वही मैनेजर ने यह नजारा देखा था कि मिस्टर भारद्वाज को इस लड़की में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी है और शायद वह यहाँ पर रोज रोज सिर्फ इसके लिए ही आ रहे हैं, क्योंकि मिस्टर भारद्वाज महीने या साल में सिर्फ एक बार आते थे यहाँ पर जब डील होती थी। लेकिन मिस्टर भारद्वाज को 2 दिन हो गए थे लगातार आते हुए और यह कोई इत्तेफाक नहीं था। मैनेजर भी यह समझ चुका था। मैनेजर के दिमाग में खतरनाक प्लान पलने लगा था। उसकी नजर फना की कच्ची उम्र की तरफ थी।
शायद मिस्टर भारद्वाज को इसकी कच्ची जवानी रास आ गई, जिस वजह से वह इसके पीछे हैं और एक दो बार इसे पाने के बाद वह इसे छोड़ भी देंगे। और अब मैनेजर को तय करना था कि उसे फना को उससे कैसे करना है, क्योंकि फना उनके लिए बेहतरीन प्लान हो सकती थी। फना के दिमाग में इधर कुछ और ही चल रहा था। उसके दिमाग में तो सिर्फ डॉक्टर की कही गई बातें चल रही थी कि अगर तुमने जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम नहीं किया तो तुम्हारे भाई को बचाना मुश्किल हो जाएगा। फना की आंखों में रह रहकर आंसू आ रहे थे कि वह 15 लाख रुपए का इंतजाम कहां से करे और उसके बाद मेडिसिन के लिए जो पैसे चाहिए वह कहां से लेकर आएगी। उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। उसके चाचू ने सब कुछ उसके पापा का हड़प लिया था और उन्हें बेघर कर दिया था। उन्हें इतनी भी दया नहीं आई थी कि इतने बुरे वक्त में फना कहां जाएगी। उसके चाचू ने धोखे से यह साबित कर दिया कि फना और उसकी पूरी फैमिली मर चुकी है एक्सीडेंट में। फना को तो अपनों से पहले ही धोखा मिला हुआ था और अब इतनी बड़ी मुसीबत उसके सर पर थी। उसके साथ जो जबरदस्ती हुई थी, उसके बाद तो टूट कर बिखरना। फिर भी वह 19 साल की लड़की अभी तक खड़ी थी। फना के हाथ कांपने लगे। फना के पास अभी 10 दिन का टाइम था और उसका दिमाग अभी से ही नहीं चल रहा था। धीरे धीरे रात के 3 बजे बज गए थे और अभी तक फना वहीं ही थी। 4 बजे से ही वह घर चली जाएगी और जाकर उसे थोड़ा आराम भी करना था। अभी उसे फीवर आ गया था। अगेन उसने पेन किलर खाकर किसी तरीके से मैनेज किया। उसकी बॉडी फिर से दर्द करने लगी थी। फना को अभी भी चलने में दिक्कत हो रही थी और शायद 5 दिन तक ऐसा ही चलने वाला था, इसलिए फना इस पर ज्यादा गौर भी नहीं करती। 4 बजे बजने का वेट करते हुए फना आकर अपने कपड़े चेंज करने लगी। जैसे ही वह चेंजिंग रूम से बाहर आई, मैनेजर ने फना को देखते हुए कहा, गुड, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। मैनेजर को अचानक से अपने सामने देखकर फना घबरा जाती है। मैनेजर ने फना को देखते हुए कहा, तुम थोड़ा जल्दी आ जाया करो। फना ने मैनेजर को देखते हुए कहा, लेकिन मैं जल्दी नहीं आ सकती। पर तुम जल्दी क्यों नहीं आ सकती? अगर जल्दी आओगी तो तुम्हें और ज्यादा बोनस मिलेगा। देखिए, मैं एक होटल में काम करती हूँ, वेट्रेस का, डे शिफ्ट में, इसलिए मैं रात को ही बाहर आ सकती हूँ। ये सुनकर मैनेजर का मुंह बन गया। वह नहीं चाहता था कि मिस्टर भारद्वाज फना के देर से आने की वजह से यहाँ पर आना ही बंद कर दे। फिलहाल के लिए मैनेजर फना को कुछ भी नहीं बोलता और फना वहां से चली जाती है। घर पहुंचकर फना सबसे पहले बेड पर गिर गई और सो गई। उसे इतनी तेज नींद आ रही थी कि उसकी आंखें भी नहीं खुल रही थी और 3 घंटे बाद उठकर उसे काम पर जाना था। निशु, जो अभी तक सो रही थी, वह धीरे से उठकर बैठ गई। उसने फना को चेक किया। वह जानती थी कि फना नाइट शिफ्ट में काम करती है, पर इसका मतलब यह नहीं था कि वह लापरवाह हो जाए। निशु ने फना के बदन को टच किया। आज फिर से उसको फीवर था। निशु फना को हक करके लेट गई और फना के बालों में हाथ फेरने लगी। वह फना को फील कराना चाहती थी अपनापन, और फना भी उसे कर लेती है और चैन से सो जाती। निशु की भी दोबारा आंख लग गई। फना हड़बड़ा कर उठ गई और उसने टाइम देखा। सिर्फ 30 मिनट बचे थे। अगर वह आज लेट हो गई होटल पहुंचने के लिए तो उसे एंट्री नहीं दी जाएगी और ऐसा ना हो कि मैनेजर भड़क कर उसे काम से ही निकाल दे। इसलिए वह जल्दी से तैयार होने लगी। किसी तरह फना ने जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहने और फिर वह बिना कुछ खाए वहां से निकल गई। फना पूरा दिन होटल में काम करती थी, लेकिन दिमाग से उसके यह नहीं जा रहा था कि उसे अपने भाई को कैसे बचाना है। उसे कुछ भी क्यों न करना पड़े, वह करेगी। उसका भाई धीरे धीरे ठीक होने लगा। थोड़ा अचानक से वह कैसे बीमार हो गया और इतना बड़ा खर्चा सोच सोच कर फना की जान निकल रही थी। थकी हारी फना टेबल पर ही बैठ गई थी। थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए इस वक्त पर किसी ने उसकी शिकायत कर दी। वहां एक वेट्रेस थी जो फना की खूबसूरती से जलती थी। फना इतनी खूबसूरत थी कि वहां पर कुछ लोग उसे टिप दे दिया करते थे एक्स्ट्रा, जो फना को हेल्प करती थी। कल्याण ने तो फना को अपने साथ बैठकर खाने के लिए भी इनवाइट किया था, क्योंकि फना भले ही वेट्रेस का काम करती थी, लेकिन वह दिखने में बड़े घराने की लगती थी और उसकी खूबसूरती इतनी ज्यादा थी कि वह लोगों को अट्रैक्ट कर लेती थी। जो दूसरी वेट्रेस थी, उसने जलन की वजह से फना की शिकायत कर दी थी। मैनेजर जाकर फना को गुस्से से उठाता है। फना उन्हें देखकर चौंक जाती है और जल्दी से हड़बड़ाकर खड़ी होकर अपना सर झुकाकर बोली, सॉरी सर, मुझे नहीं मालूम चला कि मेरी कब आंख लग गई। मैनेजर गुस्से से फना को देख रहा था, पर फना को वह कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि फना की वजह से यहाँ पर अब भीड़ होने लगी थी। कुछ लड़के थे जो फना की वजह से यहाँ पर जानबूझकर आकर कुछ न कुछ ऑर्डर करते थे, उससे बात करने की कोशिश करते थे। फना नहीं जानती थी कि वह हर जगह से यूज हो रही है। वह इतनी मासूम थी कि लोगों की चाल में फंस जाती थी और उसे जो भी कहा जाता था कर लेती थी। कुछ दूसरी वेटर्स को इतनी जलन हुई और गुस्सा आया कि मैनेजर ने फना को डांटा क्यों नहीं और उसे काम से निकाल क्यों नहीं दिया। फना तो खुश थी कि मैनेजर ने गुस्से से उसे काम से नहीं निकाला। फना दिल लगाकर अपना काम करती थी। रोज की तरह वह दोबारा से ऑटो लेकर बाहर की तरफ चली गई और बाहर पहुंचकर फना ने अपने कपड़े चेंज किए।
वह वापस से काम पर लग गई। रोज की तरह वह फिर से लोगों को ड्रिंक सर्व कर रही थी और हैरानी वाली बात तो ये थी कि आज मिस्टर भारद्वाज उससे पहले आए हुए थे। वह वहां पर बैठा अपने खाली गिलास को घूर रहा था। फना जल्दी से उसके पास आई। उसने जैसे ही उसके गिलास में ड्रिंक सर्व की, मिस्टर भारद्वाज ने अपनी तीखी नजरों से फना की तरफ देखा। फना को देखते ही उनकी आंखें नॉर्मल हो गई। एक पल के लिए तो फना की सांस ही अटक गई थी। मिस्टर भारद्वाज ने फना को वापस से खींचकर अपनी लैप पर बैठा लिया। फना ने हिलने ढूंढने की कोशिश नहीं की। मिस्टर भारद्वाज आज गुस्से से फना को घूर रहे थे, क्योंकि फना ने जो ड्रेस पहनी थी वह इतनी रिवीलिंग थी कि फना की क्लीवेज, उसकी कमर, उसकी नवल, यहाँ तक कि उसके घुटने, थाई तक नजर आ रही थी। मिस्टर भारद्वाज ड्रिंक कर रहे थे और फना जैसे ही उनका गिलास खाली हो जाता, उसमें दोबारा ड्रिंक सर्व कर देती। आसपास के लोग भी यह नोटिस कर रहे थे कि मिस्टर भारद्वाज अब रोज बार आने लगे हैं। वही फना के काम से आसपास की लड़कियों को उससे जलन हो रही थी, क्योंकि मिस्टर भारद्वाज किसी को भी अपने आसपास भटकने की इजाजत नहीं देते। वह हमेशा एक प्राइवेट मीटिंग करते थे, लेकिन अब वह उनके बीच में बैठकर ड्रिंक कर रहे हैं। शायद इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ फना थी। मिस्टर भारद्वाज ने अपनी गर्दन घुमाए और फना की गर्दन पर अपने होंठ रखकर जोर से बाइट कर ली, जिससे फना की आह निकल गई। आह! फना की चीख सुनकर सभी का फोकस उस तरफ हुआ और मिस्टर भारद्वाज की आंखों को देखकर सभी ने अपनी नजरें नीचे झुका ली और ऐसा रिएक्ट किया जैसे उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। इधर फना डर से कांप रही थी कि मिस्टर भारद्वाज कहीं उसके साथ फिर से वही सब तो नहीं करना चाहते। उसे वह दर्दनाक रात याद आ गई, जिस दिन वह गिड़गिड़ा रही थी, माफी मांग रही थी, चीख रही थी, लेकिन कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था इस आदमी को। ये बस खुद में ही लगा हुआ था। मिस्टर भारद्वाज ने उस दिन उसे जो पनिश किया था और उनकी पनिशमेंट इतनी खतरनाक थी कि फना की रूह कांप रही थी। मिस्टर भारद्वाज फना की गर्दन पर बाइट कर रहे थे और फना चुपचाप ये बर्दाश्त कर रही थी। फना की आंखों से आंसू आ गए। उसके होंठ कांपने लगे। मिस्टर भारद्वाज ने अपने होठों को जब पीछे लिया तो उन्होंने फना की गर्दन पर उस लव बाइट को देखा, जिसे देखकर उनके होठों पर अजीब सी मुस्कान आ गई। मिस्टर भारद्वाज ने फना को देखते हुए उसके कान में कहा, जाकर अभी के अभी अपने ही कपड़े चेंज करके आओ, वरना मैं इन्हें यहीं पर फाड़ दूंगा। मिस्टर भारद्वाज की धमकी सुनकर फना इतना ज्यादा घबरा जाती है कि वह जल्दी से खड़ी हुई और फिर भागकर वहां से उस छोटे से कमरे में आ गई, जहां पर उसके कपड़े रखे हुए थे। फना जल्दी जल्दी उन कपड़ों को पहनने लगी। फना के वह कपड़े कुछ खास नहीं थे। उन कपड़ों को वह 2-4 दिन में चेंज करती रहती थी। फना वह कपड़े पहनकर बाहर आई, लेकिन मिस्टर भारद्वाज की तरफ वह अपने कदम नहीं बढ़ा पा रही थी। मिस्टर भारद्वाज ने अपनी पैनी नजरों से फना की तरफ देखा और आंखों से उसे अपनी तरफ आने का इशारा किया। तो फना की अभी हिम्मत कहाँ थी कि वह पीछे हट जाए, इसलिए वह डरते हुए अपने धीमे धीमे कदम मिस्टर भारद्वाज की तरफ बढ़ा रही थी। उनकी नजरें फना की लड़खड़ाती हुई चाल पर थी। फना श्री भारद्वाज के पास जैसे ही आई, मिस्टर भारद्वाज ने अपनी लेप की तरफ इशारा किया और बोला, अच्छी बच्ची बनो और जो कहा है वह करो। फना घबराते हुए मिस्टर भारद्वाज के पास आई और फिर उनकी गोद में बैठ गई। फना के हाथ में ड्रिंक की बोतल थी। मिस्टर भारद्वाज बार बार फना की गर्दन पर किस कर रहे थे और लव बाइट का निशान दे रहे थे उसे। जब भी वह अपनी ड्रिंक का एक गिलास खत्म करते, वह फना की गर्दन पर जोर से काटते, जिससे फना की आह निकल जाती। लग रहा था जैसे मिस्टर भारद्वाज को फना को परेशान करके मजा आ रहा हो। फना को यह समझ नहीं आ रहा था कि मिस्टर भारद्वाज ने उसके कपड़े क्यों चेंज करवा दिए। वही रमन गुस्से से आग बबूला हो गया था। फना मिस्टर भारद्वाज की प्रॉपर्टी थोड़ी है जो सिर्फ वही मजे लेंगे।